मेरे हिसाब से 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक तो वो जिसको कुछ ख़ास पता नहीं होता कि उसको करना क्या है या उसके लिए कौन-सा काम बना है। उसके सामने तो जो भी काम आता है, उसको करते हुए चला जाता है और अपना जीवन यापन करता है। और दूसरा वो जिसको पता तो चल गया कि उसके पैशन क्या है, कौन-सा काम करने में उसको खुशी मिलती है, लेकिन वो भी समय, परिस्थिति और अपने हालात के कारण उसको कर नहीं पाता है। ऐसे ही घुट-घुट के जीवन जीता रहता है। तो आज हम दोनों लोगों की कहानी को जानेंगे और ये सिर्फ़ मेरा नज़रिया है, मेरे अनुभव है, जो मैं आपके साथ साझा करना जा रहा हूँ। और वैसे भी लगभग 520 दिन बाद मैं आपके सामने आ रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से कुछ कहने का मन हो रहा है आपसे, तो मैं आपके सामने कहने जा रहा हूँ। तो आप ऐसा करना, ईयरफ़ोन लगाकर शांति से कहीं बैठ जाना, क्योंकि मैं ये सब आपको ऑडियो के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो आपकी कहानी है, वही मेरी कहानी है, तो इसलिए आपको सुनना चाहिए। हो सकता है पूरी कहानी में कहीं न कहीं एक ऐसा शब्द या एक ऐसी लाइन मिल जाए, जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। तो शांति से कहीं बैठ जाए और सुनें। मेरी 3 तरह की विडंबनाएँ हैं। पहली, मुझे ये समझ आ गया कि मैं जीवन में करना क्या चाहता हूँ, क्या करने में मुझे खुशी मिलती है। ऐसा कौन-सा काम है, जिसे मैं कम पैसे में भी कर सकता हूँ, अगर कोई मेरी बेसिक ज़रूरतें पूरी कर दे तो। फिर आप कहेंगे, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें तुम्हारा पैशन समझ आ गया। लेकिन मैं कहूँगा, दूसरी विडंबना ये है कि मुझे ये सब गलत समय पर समझ आया। जब मेरी शादी हो चुकी थी, पापा का हाथ सर से उठ चुका था, खाने के लिए रोटी खुद ही कमाना पड़ रहा था। छोटे भाई-बहन की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आ चुकी थी। मैं फ्री नहीं रह पा रहा था। लेकिन तमाम परेशानियों और ज़िम्मेदारियों के बावजूद मैं मेरे मन का काम करता। तो तीसरी सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि मेरी नौकरी लग चुकी थी। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो पागल हो गया, क्योंकि नौकरी लगना तो अच्छी बात है, इससे तो हालात सुधर जाएँगे, सारी समस्याएँ खत्म हो जाएँगी। लेकिन फिर मैं कहूँगा, ये मेरे लिए विडंबना ही थी, क्योंकि नौकरी लगने से घर, परिवार, वाइफ, रिश्तेदार सब खुश हो रहे थे। लेकिन मैं अकेला कहीं कोने में बैठकर दुखी हो रहा था, क्योंकि मुझे पता था अब मेरे पंखों को काटा जाएगा, मुझे एक पिंजरे में कैद किया जाएगा, एक आदेश पर इधर से उधर नचाया जाएगा। महीने के आखिर में एक सीमित अमाउंट देकर मेरे बेहद प्रोडक्टिव समय को खरीदा जाएगा और इससे भी कहीं अधिक मेरे सपनों को मारा जाएगा, भावनाओं को आहत किया जाएगा। फिर भी मैं ऐसे तमाम दुखों को दिल के एक कोने में दबाकर नौकरी ज्वाइन करने चल दिया और फुटबॉल की तरह चलने वाले इस नए सफ़र की शुरुआत कर दी, जिसमें इधर से उधर लात खाते फिरना था। यहाँ मैं पिछले वीडियो के बारे में बताना चाहूँगा, जिसमें मैंने नौकरी छोड़ने की बात करी थी। उसमें जो कहानी बताई थी, उससे आगे की आज मैं बताऊँगा। लेकिन जो नए हैं, उनके लिए शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब मेरी जॉब लगी थी और मैंने ट्रेनिंग पूरी करी थी, उसके बीच की कहानी उस वीडियो में मैंने बताई थी। तो अगर आपको पूरी कहानी देखना है, डिटेल में जानना है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। अब मैं पिछली कहानी को कनेक्ट करता हूँ और थंबनेल में बताए गए वाक्य को डिटेल में डिस्कस करता हूँ और आखिर में आप लोगों के लिए भी कुछ संदेश है जो मेरे अनुभव से साझा किया है, उसको सुनकर जरूर जाना, क्योंकि वो शायद आपके लिए उपयोगी हो सकता है। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि छोड़ रहा हूँ नौकरी को, फिल्में बनाऊंगा, लेकिन उसमें मैंने कब छोड़ी और छोड़ी भी या नहीं, ये क्लियर नहीं किया था, क्योंकि वो बात मैंने आगे बताने के लिए रख ली थी, जो उस वक्त बताना सही नहीं था, लेकिन वो मौका ही नहीं मिला और आज बताना पड़ रहा है। उस वीडियो में बताया था, जब एसपी सर के कहने पर मैं ट्रेनिंग करने चला गया और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वापस मेरी इकाई में लौटा, तो हमारे साथ वैसा ही व्यवहार किया जा रहा था जो बिना ट्रेनिंग के सिपाही के साथ किया जाता है। मैंने मुश्किल से 4-5 दिन सहन किया और फिर से वही काम किया, कोरे कागज पर रिजाइन लिख दिया और जाने लगा देने। लेकिन अब पुराने एसपी साहब का तो ट्रांसफ़र हो चुका था और जो अभी नए थे, उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। तो मैंने कुछ पुराने सीनियर्स से सलाह ली और रिजाइन देने की बात करी और उनको लेटर दिखाया, तो उन्होंने मुझे डाँटा और रिजाइन नहीं देने की बात की, क्योंकि अब मैंने ट्रेनिंग पूरी कर ली थी, जो कि उनकी नज़र में सबसे कठिन फेस होता है। लेकिन उन्हें क्या पता था, सबसे कठिन फेस तो मेरे मन की घुटन थी। उन्होंने सलाह दी कि अब नौकरी किसी की बाप की नहीं है, तुमने लगाई है, तुम्हारी है, मत छोड़ो। लेकिन मैंने जिद करी तो उन्होंने मुझे प्यार से समझाया। यहाँ किसी का नाम लेना सही नहीं रहेगा, लेकिन बड़ा महत्व रहा उनकी सलाह का मेरे जीवन पर। उन्होंने मुझे बताया, अगर तुम्हें वाकई नौकरी नहीं करना है तो बिना रिजाइन दिए झोली जंगल उठाकर घर भाग जाओ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन तुम्हारा भविष्य में कभी भी नौकरी ज्वाइन करने का मन हुआ तो तुम फिर से ज्वाइन कर सकोगे। लेकिन अगर रिजाइन दे दिया तो नौकरी का हमेशा के लिए ऑप्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है। उनकी सलाह भी जायज़ थी। फिर मैंने उनकी सलाह को उचित समझा और एक दिन और चिंतन किया। फिर मैंने सोचा कि मैं तो छोड़ना ही चाहता हूँ,
क्या फ़र्क पड़ता है रिज़ाइन देकर जाऊँ या बिना रिज़ाइन दिए, ऐसे ही चला जाता हूँ, जाना ही तो है। फिर मैंने 30 अक्टूबर 2023 को 23 घंटे की परमिशन ली। उस वक़्त छुट्टियाँ देना बंद कर दिया था। जो विभाग में है उनको पता है, यहाँ अक्सर ऐसा होता रहता है, कभी भी छुट्टियाँ देना बंद कर देते हैं। तो मैंने 23 घंटे की परमिशन ली और अपनी बोरिया बिस्तर बाँधकर सीधे घर जा पहुँचा। हालाँकि मैंने ये गलत किया था, जो कि जायज़ नहीं है, और इस बात को मैं पूरी ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मेरी मन की विडंबना ही ऐसी कुछ थी कि मुझे करना पड़ा। अब इसके बाद बहुत सारी बातें हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं वही बातें बताऊँगा जो टॉपिक से रिलेटेड है। घर पहुँचकर फिर मैंने फ़िल्में बनाने का काम फिर से शुरू कर दिया। चैनल तो वैसे भी डेड हो चुका था, क्योंकि जब से मोनेटाइज़ हुआ था, मैं ट्रेनिंग पे चला गया, वहाँ से अब लौट रहा हूँ 1 साल बाद। लेकिन फिर भी मैंने उसको फिर से ज़िंदा करने की कोशिश में लग गया। अब भी मैंने कोई कैमरा नहीं खरीदा था। मेरा उद्देश्य था कि पहले जो हमारे पास उपकरण हैं, जो चीज़ें हैं, उसका अच्छे से उपयोग करना सीखते हैं। पहले खुद परफेक्ट होते हैं, एक मजबूत टीम बनाते हैं, जो लंबे समय तक मेरे विज़न में सपोर्ट कर सके। फिर खरीद लेंगे, क्योंकि करना तो यही है। तब तक जो भी है, उससे शुरुआत करते हैं। यही सोचकर हमने फिर से मोबाइल से शुरुआत कर दी। लेकिन इस बार शूटिंग के दौरान लोगों का नज़रिया अलग था। लोग मुझसे बार-बार एक ही सवाल करते कि अच्छी भली सरकारी नौकरी छोड़कर बेकार में ये सब करते फिर रहा है। नौकरी जाकर ज्वाइन कर वापस, इसी में तेरी भलाई है। और इसीलिए शुरुआत की कुछ फिल्में इन्हीं तानों-बानों को दर्शाती है। लेकिन मैंने सब बातों को नज़रअंदाज करके अपना काम पे ध्यान रखा और काम करता रहा। लेकिन कहते हैं ना कि रोड़ा तो बार-बार आते ही हैं। कुछ ही फिल्मों के बाद फिर से समस्याएँ आने लगी, और समस्या ये थी कि जो मेरी टीम के सदस्य थे, वो अब प्रॉपर समय नहीं दे पा रहे थे, जिस कारण से हमारे प्रोजेक्ट डिले पे डिले हो जा रहे थे। जिस शूटिंग में 15 दिन लगने थे, उसमें 2-2 महीने तक लग जाते थे, और इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उन्हें खुद के काम भी करने होते थे, और मैं भी पार्ट टाइम काम कर रहा था, क्योंकि नौकरी छोड़कर पूरी तरह घर वालों पर तो डिपेंड नहीं हो सकता था। और इसलिए अब टीम का और मेरा तालमेल गड़बड़ाने लगा था। मैं उनको फोर्स भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उनको पेमेंट भी तो नहीं दे रहा था, आ ही नहीं रहा तो देता कैसे। और इस चीज से मैं फिर से दुखी होने लगा, क्योंकि नौकरी छोड़कर आने का डर, समय बीत रहा था उसका डर, फिल्में डिले हो रही थी उसका डर, और साथ ही हर महीने मुझे विभाग से भी नोटिस आ रहे थे वापस बुलाने के लिए। और एक बार फिर मैं चारों तरफ से उलझ चुका था। लास्ट में आते आते तो चारों तरफ की समस्याओं के कारण मैं बीमार पड़ गया, और अब लगभग 1 साल का समय हो चुका था। अक्टूबर 23 से वही अक्टूबर 24 आ गया था। ना फिल्में आगे बढ़ पाई, ना मजबूत टीम बन पाई। चारों खाने चित्त हो गया मैं, और बिस्तर पर आ गया। जांच करवाई तो टाइफाइड वगैरह बताया था, लेकिन मुझे पता था कि सच्चाई क्या थी, मैं क्यों बीमार हो रहा था। घर तरफ से भी प्रेशर आने लगा। हालांकि वो कहते नहीं थे, लेकिन समझ में आ रहा था। मैं खुद की नज़रों में गिरता जा रहा था। उस वक्त एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जिसका कुछ पार्ट हमने शूट भी कर लिया था। वो अभी भी एडिटिंग वाले में पड़ा है। तब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, बेटा होने वाला था, और विभाग अब हर महीने 2-2 नोटिस भेजने लगा। उसकी भी चिंता थी, क्योंकि मैं जवाब तो दे नहीं रहा था। फिर एक दिन मैंने शांति से सोचा, आने वाले बच्चे के बारे में सोचा, वर्तमान स्थिति के बारे में सोचा, खुद के हालात के बारे में सोचा, नौकरी के बारे में सोचा, फिल्मों के बारे में सोचा। तो दिल के कोने से धीरे से एक आवाज़ आई, ज्वाइन कर ले, फिर से कर ले ज्वाइन, और नौकरी पर जाकर आगे की योजना वहीं से बनाना, क्योंकि नौकरी करने से फाइनेंशियली पक्ष मजबूत हो जाएगा, और उसी में रहकर आगे की योजना बनाना। फिर 13 अक्टूबर 2024 की रात मैंने वर्दी निकाली, फिर से प्रेस करी, कटिंग करवाई, और फिर से अपना बोरिया बिस्तर बांध के रख दिया। और अगले ही दिन लगभग 1 साल बाद 14 अक्टूबर 2024 को फिर से अपनी इकाई आ गया, और फिर से रिज्वाइन कर ली। अब यहाँ पर कुछ लोगों के सवाल होंगे कि 1 साल बाद रिज्वाइनिंग करने पर क्या क्या समस्याएं आई, 1 साल के गैप का क्या हुआ, कैसे रिज्वाइनिंग हुई, वगैरह वगैरह। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सब विभागीय प्रक्रिया होती है। हालांकि समस्याएं तो आई, ज्वाइनिंग तो मेरी तत्काल हो गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ समस्याएं आई। कुछ प्रोसेस में कुछ वक्त लगा, कुछ चीज़ें हुई, और वो शायद यहाँ ऐसे शेयर करने पर शायद मुझे विभाग परमिशन ना दें। वो मैं फिर कभी आपको बता दूंगा, और मुझे नहीं लगता कि वो सब आपको जानना चाहिए, क्योंकि उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन फिर भी किसी को लगता है कि ये चीज़ मुझे जानना चाहिए, या फिर वो इस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो वो मुझे राजेश के डाबी इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे मैसेज कर सकता है। मैं समय मिलने पर उसको जरूर जवाब दूंगा और उसको डिटेल में समझा दूंगा। अब बढ़ते हैं आगे। मेरी रीज्वाइनिंग तो हो गई, लेकिन फिर भी मैं बेचैन रहता। खुशी तो जैसे गायब सी हो गई थी। 2-3 महीने मैंने जनरल ड्यूटी करी, कभी इंदौर, कभी भोपाल, कभी मेले में, कभी कहाँ, इधर उधर की ऐसी ड्यूटियाँ करी, और फिर हमारे घर बेटे का जन्म हुआ। खुशियाँ आई, और कुछ दिन बाद मैंने बच्चों को भी साथ ही बुला लिया। और चूंकि अब
ज़्यादा से ज़्यादा मैं बच्चे के साथ रहना चाहता था। तो अब मैंने विभाग का एक ऐसा कोना पकड़ लिया जहाँ से नौकरी भी चलती रहे और थोड़ा समय मेरे सोचने के लिए और मेरे बच्चे परिवार के लिए मिल सके। हालांकि जो विभाग में है वो समझ रहे होंगे, लेकिन आपसे भी कभी खुलकर बात करूंगा इस पर। अब मैं सोचने लगा कि शायद मैं पुलिस की नौकरी से दुखी हूँ, तो क्यों ना तैयारी करके दूसरी नौकरी लगाई जाए, क्योंकि नौकरी में रहकर भी मैं बैठने वाला नहीं था। मेरे अंदर हमेशा एक चुल मची रहती है। हालांकि ये सही है कि पुलिस की नौकरी के अलावा अन्य सिविल की नौकरी में थोड़ा समय का रिलैक्सेशन मिल जाता है, लेकिन नौकरी तो नौकरी होती है। आपका प्रोडक्टिव समय तो उसमें चला ही जाता है, फिर वो कोई से भी विभाग में हो। लेकिन फिर भी मैंने कुछ सोचकर एक बार फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। मैंने सुना था कि छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी आने वाली है, तो उसी के सिलेबस को ध्यान में रखकर ड्यूटी के अलावा जितना भी समय मिलता मैं सारा पढ़ाई में लगाने लग गया। लगभग 1 साल तक बिना डिस्ट्रैक्शन के मैं तैयारी में लगा रहा और मेरा काफी कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया था। हालांकि मेरी टारगेटेड वैकेंसी अभी तक आई नहीं थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही एकलव्य हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी आई थी। कुछ लोगों को पता हुआ तो उसका फॉर्म डाल दिया मैंने और अभी मैं प्री एग्जाम देके आया हूँ। एग्जाम ठीक ठाक गया, लग रहा है कि हो जाएगा और शायद ना भी हो। कन्फर्म तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। और फिर से मैंने इसी के मेंस की तैयारी शुरू कर दी। तैयारी ठीक ठाक चल रही थी मेरी, लेकिन पता नहीं क्यों अभी जनवरी में ही मैं बेचैन होने लगा। फिर वही बात ध्यान आती कि अगर मैंने 2 या 2.5 साल बर्बाद करके कोई नई जॉब लगा भी ली, जो कि मैं कन्फर्म नहीं कह रहा कि लगा ही लूँगा, लेकिन ऑफ कोर्स मेहनत करूँगा तो संभावना तो बढ़ी जाएगी, लगने के चांस बढ़ी जाएंगे। और अगर मेरी जॉब लग भी गई तो क्या होगा, सैलरी बढ़ जाएगी तो जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी, तो समय भी ज़्यादा देना पड़ेगा, क्या फ़ायदा होगा। और मैं ये सोचकर तैयारी कर रहा था कि अगर मैं दूसरी जॉब में जाता हूँ तो समय निकाल कर फिर से फिल्में बनाऊँगा, जो कि अब मुझे लग रहा था कि शायद फिर से नहीं हो पाएगा। और सही है, तो मैं क्यों ही तैयारी के पीछे पड़ा हूँ फिर से नौकरी लगा के छोड़ने के लिए। वाह यार। और इसी सवाल ने मुझे फिर से संकट में डाल दिया और मैंने अभी पिछले कुछ दिन से वापस से पढ़ाई छोड़ दी। और अब तक तो आपने मुझे पूरी तरह से पागल घोषित कर दिया होगा, जो कि सही भी है, क्योंकि मैंने लगभग 3 साल बिना किसी लक्ष्य के निकाल दिए। अगर मैं 3 साल तक एक ही लक्ष्य के पीछे भागता तो कुछ तो हासिल होता, लेकिन यही सबसे बड़ा सबक है आपके लिए। यहीं से आपके लिए लर्निंग निकल के आती है कि एक लक्ष्य के पीछे अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है जो मैंने महसूस की है कि आपका पेट भरा होना चाहिए। इसका मतलब है अगर आपको बिना मेहनत के रोटी मिल रही है तभी जाकर आप एक लक्ष्य के पीछे भाग सकते हो। अगर अभी आप माँ बाप पर डिपेंड हो तो आप कृपा करके उस लक्ष्य में तब तक जुटे रहिए तब तक कि सफल ना हो जाए। नहीं तो मेरी तरह अगर वो समय आपके पास आ गया कि रोटी भी खुद ही कमाना पड़ेगी और अपने लक्ष्य के लिए भी खुद को मेहनत करना पड़ेगी, तो भाई लोगों संभव नहीं है। और हम आगे बात करेंगे, लेकिन अब जाकर मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई जो कि मैं चाहता हूँ। मैंने जनवरी में अपने आप से थोड़ा ब्रेक लिया, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहा और अपने आप को चिंतन किया, डायरी उठाई और लिखने लग गया। तो कुछ चीज़ें मुझे समझ में आई जो कि पहले भी थी, लेकिन वो मैंने नोट करी है तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं अंदर से क्या क्या चाहता हूँ। मैं एकांत में रहकर कुछ इजाद करना चाहता हूँ, कुछ बनाना चाहता हूँ। मेरे विचार आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, चाहे वो फिल्म के माध्यम से हो या किसी अन्य माध्यम से। मेरे मर जाने के बाद मेरे पीछे मैं कुछ छोड़कर जाना चाहता हूँ जो मेरे परिवार के लिए, मेरी समाज के लिए, मेरे चाहने वालों के लिए कुछ काम आ सके। जैसे कि कंटेंट, फिर वो वीडियो हो, ऑडियो हो, टेक्स्ट हो, बुक हो, कुछ भी हो। अगला है मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, उसको आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। ये मुझे लगा कि ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है और ये सब कर पाना नौकरी में रहकर संभव नहीं है, क्योंकि समय ही नहीं मिल पाएगा आपको। लेकिन इन सब के लिए भूखा पेट भी तो नहीं रहा जा सकता, क्योंकि खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। मतलब पहले ऐसा कुछ किया जाए जिससे खाना मिलता रहे, जिसकी मैंने अभी पहले बात करी। हालांकि सोशल मीडिया से सब कुछ संभव है, लेकिन उसके लिए सब कुछ छोड़कर कम से कम 2 से 3 साल कड़ी मेहनत करना पड़ेगा और मेरे पास जिम्मेदारियां बहुत है, तो नौकरी छोड़ना फिलहाल संभव नहीं है, जो कि मैंने कोशिश करके देख ली। लेकिन शायद अगर नौकरी नहीं लगती तो सिनेरियो कुछ अलग होता। अब हम उसकी बात नहीं करेंगे, फिलहाल वर्तमान पे लौटते हैं। अभी पिछले सप्ताह मैंने सोचा कि अपने विचार, अपने अनुभव आप लोगों के साथ साझा करना शुरू किया जाए। फिल्में बनाने का समय तो है नहीं, तो क्यों ना ऐसे ही आपसे बात की जाए जैसे कि अभी कर रहा हूँ। और इसकी शुरुआत सबसे पहले मेरी उस कहानी से की जाए जो मैंने पिछले वीडियो में छोड़ी थी, या जो आप जानना चाहते हैं। मैं 2 साल से चैनल से गायब हूँ, वो आपको पता लगे, इसलिए मैं ये कहानी शेयर कर रहा हूँ ताकि आप मुझसे कनेक्शन फील कर सको। और इसके बाद मैं कंटिन्यू आपसे कुछ ना कुछ शेयर करता रहूँगा। मैंने ये मेरी कहानी पूरी ईमानदारी से आपके साथ साझा की है, क्योंकि झूठ बोलना मेरी फितरत में नहीं है। मैं समझता हूँ झूठ बोलने से बेहतर है चुप ही रह जाए। तो मेरी बातें यहीं ख़त्म होती है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको मेरा बताने का तरीका कैसा लगा।
कहानी कहने का तरीका कैसा लगा, पहली बार ऑडियो पर आया हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि स्टोरी टेलिंग एक आर्ट है जो कि मैं सीख रहा हूँ। मैं फ़िल्में लिखता था तो उसका एक अलग वो रहता था, उसमें कैरेक्टर के हिसाब से लिखना पड़ता था। लेकिन यहाँ मैं खुद ही कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरे ऊपर बीत रही है, वही मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ और अब से मैं रेगुलरली आपसे मिलता रहूँगा। अब मैं थोड़ी-सी बातें आपके लिए और कहना चाहता हूँ कि अगर आप बिना सोचे समझे कोई भी काम करने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं कहूँगा थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा ब्रेक ले लो और खुद से सवाल करो, आप जो कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो? जैसे कोई नौकरी की तैयारी कर रहा होगा, कोई परिवार के बिज़नेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा, कोई नया बिज़नेस शुरू करने की कोशिश कर रहा होगा या कर दिया होगा। तो मैं कहूँगा थोड़ा-सा रुक कर अपने आप से सवाल पूछो कि मैं जो कर रहा हूँ, क्या खुद करना चाहता हूँ या किसी ने थोपा है मेरे ऊपर? और अगर जवाब आए कि हाँ, ये मेरी खुद की इच्छा है, ये मेरे दिल की आवाज़ है, ये मैं करना चाहता हूँ, ये ऐसा काम है जो मैं लाइफ़ टाइम कर सकता हूँ और कभी भी बोर नहीं होऊँगा, इस काम से मुझे प्यार है, इस जॉब से मुझे प्यार है, तो मैं कहूँगा उसको छोड़ना मत, लगा दो जान पूरी, पूरी ताकत झोंक दो, उसको हासिल करके ही रहना। और अगर जवाब आए कि नहीं, नहीं, ये मेरे मन का काम नहीं है, ये तो मुझे करना पड़ रहा है, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ समय रहते उसको छोड़ दो और कुछ समय ब्रेक लेकर खुद के अंदर झाँको, वह तलाश करो जो वास्तव में आप करना चाहते हैं। क्योंकि कुछ दिन बाद अगर आपको ऐसा लगा कि नहीं यार, ये तो मेरे मन का काम नहीं था, मैं तो कुछ और चाहता हूँ, तब आपके लिए वर्तमान वाले काम को छोड़ना और करते रहना दोनों मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि तब तक आप पर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आ चुकी होंगी, घरवालों की उम्मीदें आपसे जुड़ चुकी होंगी, तब नया करने की इजाज़त हालात आपको नहीं दे पाएँगे और आप जीवन भर खुद को कोसते रह जाओगे, मन को मार कर ही रखना पड़ेगा। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे विचार हैं। हालाँकि कुछ लोग होते हैं जो लाइन को क्रॉस कर जाते हैं, उनके लिए हालात मायने नहीं रखते। जैसे भगवान बुद्ध ने सब सुख-सुविधाएँ होने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि मेरा तो कुछ और ही उद्देश्य है जीवन का, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए शायद ये संभव नहीं होगा। बातें तो बहुत हैं कहने को, कुछ अगली बार के लिए बचा लेता हूँ। उम्मीद है मैंने जो बात आपसे कहना चाही, वो आपको समझ में आई होगी। अगर आप अब तक देख रहे हो तो कांग्रेचुलेशन, आपके अंदर सीखने की ललक है, आप कुछ सीखना चाहते हो जीवन में, वरना आप इतना लंबा वीडियो नहीं देखते। और अब आपने पूरा देख लिया है तो प्लीज़ अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाना। अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे पता तो तभी चलेगा कि मैं आपके सामने कुछ कह रहा हूँ तो उसका कोई उद्देश्य है भी या नहीं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।